हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिवीजन सेशंस। आज के लेक्चर में अपन रिवाइज करेंगे रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। सॉरी, चलिए इस लेक्चर में अपन रिवाइज करेंगे रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। यहाँ पे अपन देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। प्राइमरी फोकस रहेगा अपने डिस्कशन का फाइनेंशियल रिस्क और उसका मैनेजमेंट। अपना सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो अपन प्राइमरी डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसको कैसे मैनेज करना है। तो बेसिकली ये चैप्टर एक थ्योरी चैप्टर है। इस लेक्चर में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थ्योरी के इस चैप्टर में बन सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ट्राई करूंगा कि वो आपको इसी लेक्चर में याद भी हो जाए। प्लस एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो वो टॉपिक भी अपन यहीं पे कवर करेंगे। तो अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, आइदर प्रैक्टिकल और थ्योरी। तो इसका वेटेज है 4 to 6 मार्क्स। 4 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो चलिए अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन थ्योरी लेते हैं और पहला टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ रिस्क, यानी कौन कौन सी रिस्क ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। तो फर्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ रिस्क। तो रिस्क को मेजर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहली है स्ट्रेटेजिक रिस्क। ये टॉप लेवल रिस्क है। स्ट्रेटेजिक रिस्क का मतलब कंपनी की स्ट्रेटेजी फेल होने का रिस्क, यानी कंपनी की स्ट्रेटेजी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगी, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क। मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर और जैगुआर एक्वायर किया, वो एक स्ट्रेटेजिक फेलियर प्रूव हुआ। जब से एक्विजिशन हुआ टाटा मोटर्स लॉस में जा रहा है। दूसरा एग्जांपल, नोकिया ने एंड्रॉइड फोन अडॉप्ट नहीं किया, व्हेन इट वाज इट्स पीक उसने एंड्रॉइड को मना किया, तो वहां से उसकी सेल्स डिक्लाइन होना चालू हुई। तो वो उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक रिस्क थी, स्ट्रेटेजिक फेलियर था उनके लिए। कोडेक ने सेम किया, उसने डिजिटल कैमरास अडॉप्ट नहीं किए। कोडेक वाज द फर्स्ट टू डेवलप द डिजिटल कैमरा, लेकिन उसने उसको प्रमोट ही नहीं किया, तो वो स्ट्रेटेजी उनके लिए फेलियर स्ट्रेटेजी साबित हुई। तो ये कुछ एग्जांपल्स है स्ट्रेटेजिक रिस्क के। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क का मतलब होता है रिस्क जहां पे कंपनी की स्ट्रेटेजी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव ना कर पाए। क्या लिखा है स्ट्रेटेजिक रिस्क में? रिस्क ऑफ कंपनीज स्ट्रेटेजी बिकमिंग लेस इफेक्टिव एंड फेलिंग टू अचीव कंपनीज गोल, यानी कंपनी की स्ट्रेटेजी लेस इफेक्टिव रहती है और इट विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल। और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क के? तो पहला हो सकता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे एंड्रॉइड आया, डिजिटल कैमरा है, इससे नोकिया या कोडेक अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में फेल हुई। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अ रीजन बिहाइंड स्ट्रेटेजिक रिस्क। दूसरा है न्यू कॉम्पिटिटर एंट्रिंग इनटू द मार्केट, जैसे जियो आया तो बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज या तो वैनिश हो गई मार्केट से या फिर किसी और के साथ मर्ज हो गई, तो उनकी स्ट्रेटेजी एक नए कॉम्पिटिटर को सर्वाइव ही नहीं कर पाई, तो वो एक स्ट्रेटेजिक रिस्क का रीजन है। और तीसरा है शिफ्ट इन कस्टमर्स डिमांड। तो ये प्राइमरीली अपनी फैशन इंडस्ट्री फेस करती है। अगर उनकी स्ट्रेटेजी कस्टमर की डिमांड को प्रिडिक्ट नहीं कर पाती है तो उनके लिए यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक रिस्क बन जाती है। तो ये है शिफ्ट इन कस्टमर्स डिमांड। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क का मतलब होता है रिस्क ऑफ कंपनीज स्ट्रेटेजी बिकमिंग लेस इफेक्टिव एंड फेलिंग टू अचीव कंपनीज गोल। कंपनी के गोल अचीव नहीं कर पाती है। 3 रीजंस आपको याद रखने हैं। पहला है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दूसरा है अपना न्यू कॉम्पिटिटर एंट्री इनटू द मार्केट और तीसरा है शिफ्ट इन कस्टमर्स डिमांड। तो पहली टाइप की रिस्क थी स्ट्रेटेजिक रिस्क। दूसरा है कंप्लायंस रिस्क, यानी अगर आपको लॉस हो रहा है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस एक्टिविटी तो वो कंप्लायंस रिस्क है। और किस टाइप से लॉस होगा? इन दी फॉर्म ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज, यानी अगर आपको लॉस हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस एक्टिविटी, तो वो आएगा आपकी कंप्लायंस रिस्क में। तो ये मेन 2 कारणों से हो सकता है। पहला, या तो आप एक नई बिजनेस लाइन में जा रहे हैं तो यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ द रेगुलेशंस गवर्निंग दैट बिजनेस, या फिर आप एक नए ज्योग्राफिकल एरिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपको उस एरिया की रेगुलेशंस की अवेयरनेस नहीं है। तो 2 मेन रीजन क्या है? न्यू ज्योग्राफिकल एरिया एंड न्यू बिजनेस लाइन। तो कंप्लायंस रिस्क का मतलब क्या है? पोटेंशियल लॉस इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज। अगर फाइन्स एंड पेनल्टीज से आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो आपकी कंप्लायंस रिस्क में आएगा।
इट मेनली अराइजेज व्हेन कंपनी वेंचर्स इनटू न्यू बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया। न्यू बिजनेस या न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में जाती है कंपनी तो कंप्लायंस रिस्क होने का इश्यू है। तीसरा है ऑपरेशनल रिस्क। अगर कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर पाती है तो वो ऑपरेशनल रिस्क आएगा। सपोज जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरा लैपटॉप बंद हो जाता है, अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो मेरी ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट है। अगर बैंक में नेटवर्क प्रॉब्लम हो पाता है और बैंक में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है और वो अपने ऑपरेशंस कैरी आउट नहीं कर पाती है तो वो एक ऑपरेशनल रिस्क है। सपोज कोई एम्प्लॉय आपका 10,000 की जगह 1 लाख का पेमेंट कर देता है तो वो आपका ऑपरेशनल रिस्क है। तो इट इज रिलेटेड टू 3 थिंग्स। ये 3 एग्जांपल देने का मकसद था ये तीनों चीजें बताना। पहला है सिस्टम, जैसे मेरा लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा। दूसरा पीपल, यानी एम्प्लॉय ने 10,000 की जगह 1 लाख का पेमेंट किया। और तीसरा है प्रोसेस, यानी बैंक का प्रोसेस कैरी आउट नहीं हो पा रहा है अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या होता है? फेलियर टू कोप विथ डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। इट रिलेट्स टू पीपल, सिस्टम एंड प्रोसेसेस। देखिए जितना भी कंटेंट है इस चार्ट में ये आपके स्टडी मटेरियल का है, तो आप कोशिश करना कि हेडिंग्स तो सेम टू सेम लिख के आओ, जो भी हेडिंग्स दे रखी है हर टॉपिक में, प्लस ये कंटेंट भी जितना आप कॉपी कर पाओ, मैंने यहाँ पे क्रिस्प करके दिया है, इतना भी अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इंस्टीट्यूट चाहता है कि आंसर्स उनके लैंग्वेज के हिसाब से हो, तो ट्राई करना कि हेडिंग सेम हो पाए प्लस अंदर का डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा मैच हो जाए। तो ये जो कंटेंट है स्टडी मटेरियल का ही है। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इनके साथ साथ एक एक। और चौथा है अपना मेन रिस्क, दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क। अगर आपको लॉस होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल कंडीशन, कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हुई और आपको लॉस हुआ तो वो फाइनेंशियल रिस्क में आएगा। तो फाइनेंशियल रिस्क में कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है? लाइक इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया या एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, क्रेडिट रेटिंग चेंज हो गई, तो इट ऑल कम्स अंडर फाइनेंशियल रिस्क। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल लॉस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन फाइनेंशियल कंडीशंस सच एज इंटरेस्ट रेट, प्राइस, क्रेडिट रेटिंग। इसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है। काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और करेंसी रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है। काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड करेंसी रिस्क। तो अगर क्वेश्चन टाइप ऑफ रिस्क पे आता है तो फाइनेंशियल रिस्क को एक्सप्लेन करके इन चारों टाइप्स के सिर्फ नेम लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क पे आएगा तो अपन ये चारों रिस्क एक्सप्लेन भी करेंगे। इतना क्लियर रखना। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिस्क में टोटल 4 रिस्क है, याद कीजिए। पहला है स्ट्रेटेजिक रिस्क, यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेटेजी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाती है और 3 मेन रीजन है। पहला है अपने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दूसरा है न्यू कॉम्पिटिटर और तीसरा है शिफ्ट इन कस्टमर्स डिमांड। दूसरी रिस्क है कंप्लायंस रिस्क। अगर आपको फाइन्स एंड पेनल्टीज के फॉर्म में अगर लॉस हो रहा है तो वो कंप्लायंस रिस्क का पार्ट है। याद कीजिए पोटेंशियल लॉस इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज। 2 मेन रीजन, व्हेन कंपनी वेंचर्स इनटू न्यू बिजनेस लाइन एंड न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज। तीसरी है अपनी ऑपरेशनल रिस्क, कंपनी फेसेस प्रॉब्लम इन कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशनल वर्क, जहां पे फेलियर टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशनल वर्क, तो वो ऑपरेशनल रिस्क होगा। इट रिलेट्स टू 3 थिंग्स, सिस्टम, पीपल एंड प्रोसेस। तो ऑपरेशनल रिस्क क्या है? फेलियर टू कोप विद डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू पीपल, सिस्टम एंड प्रोसेस। फिर चौथी है फाइनेंशियल रिस्क, मतलब आपको कोई भी लॉस होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन दी फाइनेंशियल कंडीशंस लाइक इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, रेटिंग, तो वो आपका आएगा फाइनेंशियल रिस्क में। और इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरी है पॉलिटिकल रिस्क, तीसरी है आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क और चौथी है करेंसी रिस्क। तो अब इसका शॉर्टकट भी ध्यान रख सकते हैं कि CFOs, कंपनी को सबसे ज्यादा रिस्क होती है अपने CFO से, क्योंकि अगर इसने घपला किया तो बहुत लंबे लेवल का होगा और कंपनी डूब सकती है। तो शॉर्टकट क्या है टाइप्स ऑफ रिस्क का? CFOs, C फॉर कंप्लायंस, F फॉर फाइनेंशियल, O फॉर ऑपरेशनल एंड S फॉर स्ट्रेटेजिक। तो ये 4 रिस्क है जो कंपनी फेस करती है। चलिए अब अपन आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क में। तो अपन ने देखा कि फाइनेंशियल रिस्क 4 टाइप की होती है। अब उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहली है काउंटर पार्टी, यानी अगर आपकी काउंटर पार्टी अपना ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पाती है तो वो होता है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी मतलब आपका सप्लायर हुआ, आपका कस्टमर हुआ,
या फिर आपने जिसको लोन दे रखा है, अगर ये लोग अपने ऑब्लिगेशंस मीट नहीं कर पाएंगे तो ये होगा आपका काउंटर पार्टी रिस्क। तो नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस बाय काउंटर पार्टी, फॉर एग्जांपल अगर आपने गुड्स का पेमेंट कर दिया है लेकिन सप्लायर गुड्स डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो ये काउंटर पार्टी रिस्क है। आपने गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किए और वो डेटर्स अपना पेमेंट नहीं कर पा रहा है, यानी बैड डेब्ट्स हो गए, तो वो काउंटर पार्टी रिस्क है। आपने किसी को लोन दिया और वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट कुछ नहीं दे पा रहा, तो वो काउंटर पार्टी रिस्क है। तो आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं साथ में, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर पेमेंट ऑलरेडी पेड एंड डेटर्स टर्निंग इनटू बैड डेब्ट्स। एक आध एग्जांपल आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये स्टडी मटेरियल के हैं। तो काउंटर पार्टी रिस्क मतलब नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस बाय काउंटर पार्टी। दूसरा होता है पॉलिटिकल रिस्क, मतलब अगर कोई भी लॉ या रेगुलेशन चेंज होगी और उसकी वजह से अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो उस फाइनेंशियल लॉस को अपन पॉलिटिकल रिस्क की कैटेगरी में डालेंगे। लॉ या रेगुलेशन चेंज हुई और कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो वो पॉलिटिकल रिस्क की कैटेगरी में आएगा। तो ये रिस्क जनरली ओवरसीज इन्वेस्टर्स फेस करते हैं। जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना में वॉर के टेंशन चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइनीज चीजों पे बैन लगाने का सोच रहा है। अपनी बहुत सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, जैसे उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट पे बैन लगाना स्टार्ट किया। इससे आपके चाइना के जो इन्वेस्टर्स है उनको बहुत नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ एडवर्स एक्शन ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो ये होगा उनके लिए पॉलिटिकल रिस्क। तो देखिए, दिस रिस्क इज जनरली फेस्ड बाय ओवरसीज इन्वेस्टर्स एज एडवर्स एक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्रीज में लीड टू ह्यूज लॉसेस। अगर गवर्नमेंट होस्ट कंट्री की कोई बड़ा स्टेप ले लेती है तो इन इन्वेस्टर्स को बहुत लॉसेस हो सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स क्या क्या है, कॉन्फिस्केशन ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी लेना चाहे ना तो कोई नहीं रोक सकता। तो ओवरसीज इन्वेस्टर की अगर प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली तो वो पॉलिटिकल रिस्क में आएगा। रैशनिंग ऑफ रेमिटेंस टू होम कंट्री, यानी उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि जो उनका पैसा है उनकी होम कंट्री में भेजें। तीसरा है इनवैलिडेशन ऑफ पेटेंट्स, उनके पेटेंट्स इनवैलिडेट कर दिए। तो क्या होगा पॉलिटिकल रिस्क, कॉन्फिस्केशन ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टी, इनवैलिडेशन ऑफ पेटेंट्स एंड रैशनिंग ऑफ रेमिटेंस टू होम कंट्री। तीसरा है अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क, इस पे तो पूरा चैप्टर किया है अपन ने। तो ये कब आती है, जब बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट आपकी कंपनी की असेट या लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो उसको बोलेंगे अपन इंटरेस्ट रेट रिस्क। यानी अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से आपको लॉस हुआ और उस लॉस की वजह से आपकी कंपनी की असेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई, तो वो जो लॉस है ना वो इंटरेस्ट रेट रिस्क की कैटेगरी में जाएगा। तो देखिए, इट अराइजेस व्हेन चेंज इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ कंपनीज असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा ये रिस्क, बैंकिंग इंडस्ट्री को, बिकॉज उनके बैलेंस शीट आइटम इंटरेस्ट सेंसिटिव होते हैं। उन्होंने जो लोन दे रखा है वो अफेक्ट होगा अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ मार्केट में। तो इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग कंपनीज एज देयर बैलेंस शीट आइटम्स आर मोर इंटरेस्ट सेंसिटिव। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब चेंज इन इंटरेस्ट रेट अगर आपकी कंपनी की असेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करता है। और ये कौन सी इंडस्ट्री को मेनली अफेक्ट करेंगे, ये है अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री। फिर है करेंसी रिस्क, तो इट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर डीलिंग विद द फॉरेन एक्सचेंज। जो भी कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है उनको ये रिस्क होती है, बिकॉज उनके कैश फ्लोज की पोजीशन चेंज होगी बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट। इस पे भी पूरा चैप्टर किया है अपन ने फॉरेक्स का। तो इट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद फॉरेक्स एज देयर कैश फ्लोज चेंजेस विद मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट। तो फाइनेंशियल रिस्क के टोटल 4 पार्ट है। पहला है काउंटर पार्टी रिस्क, इट मीन्स नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस बाय काउंटर पार्टी। फॉर एग्जांपल नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर पेमेंट ऑलरेडी मेड, यहाँ पे आपका सप्लायर डिफॉल्ट कर रहा है। दूसरा आपका डेटर डिफॉल्ट कर सकता है, यानी बैड डेब्ट्स हो सकते हैं। दूसरी रिस्क है अपनी पॉलिटिकल रिस्क, यानी अगर गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री कोई एडवर्स एक्शन लेता है जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है तो वो आपकी पॉलिटिकल रिस्क में आएगा। और 3 मेन रीजंस क्या हो सकते हैं, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज या इनवैलिडेशन ऑफ पेटेंट या रैशनिंग ऑफ रेमिटेंस टू होम कंट्री। तीसरी रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से कंपनी की असेट या लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, इट मेनली अफेक्ट्स द बैंकिंग कंपनीज। और चौथी है आपकी करेंसी रिस्क, इट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज एज देयर कैश फ्लो पोजीशन चेंजेस विद मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट।
तो आप इसको याद कैसे रखोगे? अपने सीए के कोर्स में सबसे ज्यादा आपको फाइनेंशियल रिस्क कब होती है? फाउंडेशन में, आईपीसीसी में या फाइनल में? आईपीसीसी में। इसका शॉर्टकट क्या है? आईपीसीसी। आई फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क, पी फॉर पॉलिटिकल रिस्क, सी फॉर करेंसी रिस्क एंड सी फॉर काउंटर पार्टी रिस्क। इस तरीके से आप टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क को याद रख सकते हैं। फिर तीसरा है कि इन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे। अपने को पता है कि रिस्क हो सकती है, तो अपने को इसको हेज करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो तीसरा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। देखिए सबसे पहला आ रहा है एरो अपना, यानी ये है काउंटर पार्टी रिस्क को कैसे मैनेज करना है। देखिए आप जिस पार्टी के साथ डील करने वाले हैं उसका ड्यू डिलीजेंस कर लीजिए कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है, तो आप बच सकते हैं काउंटर पार्टी रिस्क से या डिफॉल्ट से। तो पहला है ड्यू डिलीजेंस ऑफ थर्ड पार्टी। दूसरा है डू नॉट ओवर कमिट टू सिंगल पार्टी। किसी एक बंदे को हद से ज्यादा लोन मत दो या उसको हद से ज्यादा क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड मत करो। तीसरा है नो योर एक्सपोजर लिमिट। आप कितना मैक्सिमम लॉस सस्टेन कर सकते हो उसके हिसाब से कोई भी डिसीजन लो। चौथा है रिव्यू लिमिट्स एंड प्रोसीजर्स फॉर क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली। ये मेनली बैंकिंग कंपनीज के लिए है, जहां पे वो अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट या फिर पर्सनल लोन के लिमिट चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पार्टी। तो वो क्रेडिट अप्रूवल को रेगुलरली रिव्यू करें। पांचवा है रैपिड एक्शन इन केस ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट। यानी जैसे ही कोई डिफॉल्ट की खबर आए फट से अपने काउंटर पार्टी के पास जाके अपना पैसा लाने की कोशिश करो। रैपिड एक्शन लो जैसे ही डिफॉल्ट का पता चले। लास्ट है अपना यूज परफॉर्मेंस गारंटी, यानी किसी गारंटर को रखो बीच में ताकि इन केस वो पार्टी डिफॉल्ट करता है तो आप गारंटर से पैसा वसूल कर सको। तो 6 तरीके हैं मैनेज करने के। पहला ड्यू डिलीजेंस, दूसरा डू नॉट ओवर कमिट टू सिंगल पार्टी, तीसरा नो योर एक्सपोजर लिमिट, चौथा रिव्यू करो लिमिट्स एंड प्रोसीजर्स फॉर क्रेडिट अप्रूवल, फिर रैपिड एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट एंड सिक्स्थ इज परफॉर्मेंस गारंटी। तो 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ड्यू डिलीजेंस, दूसरा डू नॉट ओवर कमिट, तीसरा नो योर एक्सपोजर लिमिट, देन फोर्थ इज परफॉर्मेंस गारंटी, रिव्यू लिमिट्स एंड प्रोसीजर्स, पांचवा है आपका रैपिड एक्शन, जैसे ही कुछ डिफॉल्ट की खबर आए फट से कुछ एक्शन ले लो, और लास्ट है कुछ गारंटर ले लो। तो इस तरीके से आप अपनी काउंटर पार्टी के रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। फिर आता है अपना सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क, दैट इज पॉलिटिकल रिस्क। इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो देखिए गवर्नमेंट जनरली ओवरसीज इन्वेस्टर्स पे एडवर्स एक्शन लेती है, तो उनको उस पोजीशन में लाने की कोशिश ही मत करो। आप कोई जॉइंट वेंचर कर लो कंपनी के साथ, लोकल कंपनी के साथ, तो अब गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन लेने से पहले सोचेगी बिकॉज लोकल कंपनी भी इन्वॉल्व है। या फिर आप लोकल लेबर या मटेरियल्स यूज करो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई एडवर्स एक्शन नहीं करेगी बिकॉज अगर करती है तो उनकी लोकल कंपनीज भी अफेक्ट होगी। या फिर आप गवर्नमेंट के साथ पहले से कोई नेगोशिएशन कर लो कि हम आपकी कंट्री में बिजनेस करेंगे और हमको ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। अगर आप एग्री करते हो तो हम आपकी गवर्नमेंट में या आपकी कंट्री में पैसा लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं प्रायर नेगोशिएशंस। तो किस तरीके से मैनेज करेंगे? लोकल सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, एंटर जॉइंट वेंचर्स, आप किसी लोकल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लो, लोकल फाइनेंसिंग कर लो, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो फिर आपकी जो लोकल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको लॉस होगा, तो आपके लिए गवर्नमेंट कोई एडवर्स एक्शन नहीं लेगी। और चौथा है प्रायर नेगोशिएशन। तो 4 तरीके हैं, लोकल सोर्सिंग, दूसरा लोकल फाइनेंसिंग, प्रायर नेगोशिएशन और या फिर जॉइंट वेंचर्स में काम करो। तीसरा आता है अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इसको मैनेज करने के लिए तो पूरा चैप्टर किया अपन ने, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स किए थे, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। तो अगर इनको मैनेज करने पे क्वेश्चन आए तो आप 4 या 16 मार्क्स पे लिख सकते हो। अगर आपको इसको वापस से रिवाइज करना है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का लेक्चर देख लो, वो पूरा रिवीजन करा देगा। और चौथी रिस्क है अपनी करेंसी रिस्क। ये भी अपन ने फॉरेक्स चैप्टर में बहुत डिटेल में किए हैं, जहां पे अपन ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो होता था ना उसको हेज करते थे, तो वो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर ही आपकी करेंसी रिस्क है। तो अपन ने इंटरनल टेक्निक्स और एक्सटर्नल टेक्निक्स देखी थी, तो इन दोनों रिस्क को अपन ने डिटेल में कवर किया है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स चैप्टर। तो ये यहाँ पे कवर करने की जरूरत नहीं है।
यहां जाके तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ अपना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। फिर आता है अपना इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, यानी फाइनेंशियल रिस्क को इवेल्युएट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी स्टेक होल्डर्स के लिए, इक्विटी होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल रिस्क क्या है, आपकी कंपनी के लिए फाइनेंशियल रिस्क क्या है, गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल रिस्क क्या है। तो इसको बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। तो देखिए सबसे पहले इक्विटी होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल रिस्क क्या है। इक्विटी होल्डर्स के लिए डेप्थ इक्विटी रेशियो एक फाइनेंशियल रिस्क है। जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतनी ज्यादा इक्विटी होल्डर्स की रिस्क बढ़ जाएगी, बिकॉज अगर कल को कंपनी बंद होती है तो दे आर द लास्ट टू रिसीव द पेमेंट। तो जितना ज्यादा डेप्थ होगा अपना पेमेंट तो उनको रिपे करने में खत्म हो जाएगा, इक्विटी होल्डर्स के पास पैसा पहुंचेगा ही नहीं। तो इक्विटी होल्डर्स व्यू डेप्थ इक्विटी रेशियो एज रिस्क। देखिए इक्विटी होल्डर्स व्यू डेप्थ रेशियो इन कैपिटल स्ट्रक्चर एज रिस्क, as in the event of winding up they will be least prioritized. Equity holders view depth ratio and capital structure as risk because कल को अगर कंपनी वाइंड अप होगी so they are the last to receive the payment, they will be least prioritized. कंपनी के लिए फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक्सेसिव बोरोइंग और लैंडिंग टू समवन हु डिफॉल्ट इज रिस्क as it can force company to go into liquidation. यानी अगर आपने एक्सेसिव बोरोइंग कर रखी है तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट बहुत बढ़ जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट में आने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इससे आपकी कंपनी लिक्विडेट हो सकती है। या फिर आपने किसी ऐसे बंदे को पैसा दे रखा है, एक्सेसिव लैंडिंग कर रखी है किसी एक पर्सन को जो डिफॉल्ट कर दे, तो आपकी कंपनी लिक्विडेट हो सकती है। तो दो कारणों से आपकी कंपनी फेल हो सकती है या बंद हो सकती है, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल रिस्क है। पहली है एक्सेसिव बोरोइंग, दूसरा एक्सेसिव लैंडिंग टू समवन हु डिफॉल्ट्स as it can force your company to go into liquidation. तो कंपनी के लिए एक्सेसिव बोरोइंग और एक्सेसिव लैंडिंग दो फाइनेंशियल रिस्क है। और गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल रिस्क क्या है, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फेल होना, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सोसाइटी का ट्रस्ट उठ जाता है गवर्नमेंट पे से। जैसे यस बैंक फेल हुआ तो गवर्नमेंट ने क्विक एक्शन लिए फॉर इट्स रीस्ट्रक्चरिंग, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल रिस्क क्या है, failure of bank or financial institution as it leads to distrust among society. तो तीन तरीके से इवेल्युएट करेंगे अपन फाइनेंशियल रिस्क को। पहला है अपना स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए डेप्थ इक्विटी रेशियो एक रिस्क है, बिकॉज अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो दे विल बी लीस्ट प्रायोरिटाइज। दूसरा है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके लिए दो रिस्क है, पहला एक्सेसिव बोरोइंग, दूसरा एक्सेसिव लैंडिंग टू समवन हु डिफॉल्ट्स, और तीसरा है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फेलियर ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ रिस्क एज इट कैन फोर्स द कंपनी टू गो इनटू लिक्विड सॉरी मैं दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ, फेलियर ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ रिस्क एज इट लीड्स टू डिस्ट्रस्ट अमंग सोसाइटी। ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो टोटल 4 क्वेश्चन है रिस्क पे बेस्ड जो आ सकते हैं। पहला टाइप्स ऑफ रिस्क, कितने टाइप्स की रिस्क है, तो आपको याद रखना है CFOs, कंप्लायंस, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक। दूसरा है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, तो उसमें आपकी दो टोटल 4 रिस्क कौन सी है, IPCC याद रखना है, I फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क, P फॉर पॉलिटिकल, C फॉर करेंसी एंड C फॉर काउंटर पार्टी। फिर इन चारों रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये क्वेश्चन आ सकता है। और फिर आ सकता है कि इवेल्युएट करो फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो आप 3 पर्सपेक्टिव याद रखोगे, पहला स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 4 पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो इस पार्ट में से आ सकते हैं। 2 थ्योरी के क्वेश्चन और हैं जो वॉर पे बेस्ड हैं। चलिए इस पे आ जाते हैं, वैल्यूएट रिस्क पे। इसी पे अपना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी बेस्ड है, तो पहले 2 क्वेश्चन थ्योरी के देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अपना है टॉपिक वैल्यू एट रिस्क। तो पहला क्वेश्चन जो आपको आ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है और वैल्यू एट रिस्क के फीचर्स क्या है। तो वैल्यू एट रिस्क का मतलब होता है मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जब आप इन्वेस्टमेंट के रिस्क को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हो ना, तो उसको बोलते हैं वॉर, यानी वैल्यू एट रिस्क। इट मेजर्स कि इन अ गिवन टाइम पीरियड आपके इन्वेस्टमेंट में कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इट मेजर्स दैट इन अ गिवन सिचुएशन से वन डे आपके इन्वेस्टमेंट में कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल
मैंने इसी में दिया है, अपन रीड करते जाते हैं और कवर करते हैं। तो वॉर इज अ मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रिस्क को मेजर करता है मॉनेटरी टर्म्स में। इट एस्टिमेट्स हाउ मच इन्वेस्टमेंट माइट लूज इन गिवन टाइम पीरियड, यानी आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना आपको लॉस हो सकता है गिवन टाइम पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है, ठीक है, इट्स मोर क्लियर नाउ। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज गिवन कि 99% 1 month वॉर इज इक्वल्स टू 50 lakhs है यहाँ पे, सॉरी 99% 1 month वॉर इज इक्वल्स टू 50 lakhs, तो इसका मतलब है कि एक मंथ में आपको मैक्सिमम लॉस जो है ना वो 50 लाख का हो सकता है, और इसका कॉन्फिडेंस लेवल है 99%, यानी 99% तो मैक्सिमम लॉस 50 lakhs के अंडर ही रहेगा। सिर्फ 1% चांस है कि लॉस 50 लाख से ज्यादा हो जाए। तो ये 99% है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। ये 1 month है, ये आपका टाइम पीरियड है कि कितने टाइम में मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और ये जो है ना ये इसका मेजर है 50 lakhs इन अमाउंट। तो ये 3 कंपोनेंट है वॉर के। पहला क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल, कितने कॉन्फिडेंस लेवल से आप बोल रहे हो। दूसरा, एक कितने टाइम पीरियड में मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और तीसरा कि लॉस कितना हो सकता है। तो देखिए इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। इफ इट इज गिवन 99% 1 month वॉर इज इक्वल टू 50 lakhs, इट मीन्स मैक्सिमम लॉस इन 1 month इज 50 lakhs, मैक्सिमम लॉस 50 लाख का हो सकता है with 1% चांस ऑफ बीइंग एक्सीडेड। सिर्फ 1% चांस है कि इससे ज्यादा हो। 1% कैसे आया, 100 - 99। और इसके फीचर्स क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहला फीचर कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। अभी मैंने बताया 3 कंपोनेंट्स पे बेस्ड होती है वॉर कैलकुलेशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में देखेंगे। अगर दिया हुआ है तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है टाइम पीरियड, दूसरा है कॉन्फिडेंस लेवल, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हो, तीसरा है लॉस इन परसेंटेज और अमाउंट। तो 3 कंपोनेंट्स होंगे, टाइम पीरियड, दूसरा है कॉन्फिडेंस लेवल, जनरली 90%, 95% और 99% कॉन्फिडेंस लेवल यूज होते हैं। जनरली 3 कॉन्फिडेंस लेवल यूज होते हैं। तीसरा कंपोनेंट है लॉस इन परसेंटेज और अमाउंट। फिर दूसरा फीचर है स्टैटिस्टिकल मेथड, मतलब वॉर कैलकुलेशन जो है ना ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, बिकॉज इसकी कैलकुलेशन बेस्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे एंड जेड स्कोर पे। सो वॉर कैलकुलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड। पहला कंपोनेंट्स 3 थे, दूसरा ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, तीसरा है टाइम होराइजन, मतलब आप वॉर अप्लाई कर सकते हो फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, से 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर एंड सो ऑन। सो टाइम होराइजन तीसरा फीचर। और चौथा है जेड स्कोर, इसको आप यूज करते हो टू कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। तो इसका मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स हाउ मैनी स्टैंडर्ड डेविएशन इज अवे फ्रॉम मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है आपके मीन वैल्यू से। तो जब आप इस जेड स्कोर को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस आएगा। तो व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड डेविएशन इट प्रोवाइड्स वॉर। तो टोटल 4 फीचर्स होते हैं। पहला है कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट याद रखने हैं, टाइम पीरियड, दूसरा है कॉन्फिडेंस लेवल और तीसरा है आपका लॉस इन परसेंटेज और अमाउंट। सेकंड फीचर है ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, एज इट्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स स्टैंडर्ड डेविएशन, जेड स्कोर एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है टाइम होराइजन, इट कैन बी अप्लाइड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। चौथा है जेड स्कोर, इसमें इन्वॉल्व होता है, जब आप जेड स्कोर को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वॉर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ गिवन टाइम पीरियड, इट मेजर्स द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। और इसके 4 फीचर्स हैं। तो आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे, पहले मतलब, फिर एक एग्जांपल देंगे, जैसे मैंने दिया 99% 1 month वॉर इज इक्वल्स टू 50 लाख, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे कि उसका मतलब क्या है और फिर उसके फीचर्स बताएंगे। तो ये आपका मेथड होगा आंसर को एक्सप्लेन करने का। चलिए एक क्वेश्चन और है वॉर पे बेस्ड कि इस वॉर को अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशंस ऑफ वॉर, एप्लीकेशंस ऑफ वैल्यू एट रिस्क। तो पहली एप्लीकेशन अपन ने अभी डिस्कस की, इट मेजर्स मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन एनी पोर्टफोलियो, किसी भी पोर्टफोलियो पे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज कर सकते हैं फॉर परफॉर्मेंस अप्राइजल,
किसके परफॉर्मेंस अप्राइजल के लिए? म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस अप्राइजल के लिए या स्टॉक के? आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकते हो कि उसमें कितनी वैल्यू रिस्क पे है, जिसमें वैल्यू एट रिस्क कम है वो ज्यादा अच्छा है। चलिए, तो थर्ड एप्लीकेशन है अपनी असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट इन बैंक। यानी आप असेट में देख सकते हो कि कितनी वैल्यू रिस्क पे है। बैंक का कोई असेट है, मतलब उन्होंने लोन दे रखा है, तो उसमें आप देख सकते हो कि कितनी वैल्यू रिस्क पे है एंड अकॉर्डिंगली उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। तो थर्ड एप्लीकेशन होगी असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट। फिर है डिसाइडिंग ट्रेड स्ट्रेटेजीज, यानी आपको कोई एक्विजिशन करना है, मर्जर करना है, तो आप देख सकते हो कि उसमें कितनी वैल्यू एट रिस्क है, फिर अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हो। तो ये होगा डिसाइडिंग ट्रेड स्ट्रेटेजीज। और फिफ्थ है फिक्स लिमिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स डीलिंग इन फ्रंट ऑफिस ऑफ ट्रेजरी। यानी सपोज कोई इक्विटी फर्म है, यानी वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, तो आप सारे इंडिविजुअल्स की लिमिट फिक्स कर सकते हो कि कितना इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं ताकि वो वॉर के ऊपर ना जाए, यानी उनकी जो रिस्क की वैल्यू है एक्सीड ना करें। सपोज आपके फर्म की कैपेसिटी है कि आप एक दिन में 1 करोड़ की रिस्क ले सकते हो और 10 बंदे हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपने सबको लिमिट डिफाइन कर दी कि सबकी लिमिट है 10 लाख, यानी आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करना कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस 10 लाख से ज्यादा ना हो। सो अकॉर्डिंगली यू कैन फिक्स द लिमिट्स ऑफ इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ वॉर। फिक्स लिमिट ऑफ इंडिविजुअल्स डीलिंग इन फ्रंट ऑफिस ऑफ ट्रेजरी। तो ये थोड़ा डेप्थ में जाता है, लेकिन अपने को ऊपर ऊपर से ही समझना है। तो टोटल 5 एप्लीकेशंस है जो आपको ध्यान रखनी है। पहला है मेजर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, दूसरा है परफॉर्मेंस अप्राइजल, तीसरा है असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, चौथा है आपका डिसाइडिंग ट्रेड स्ट्रेटेजीज, और पांचवा है फिक्स लिमिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स डीलिंग इन फ्रंट ऑफिस ऑफ ट्रेजरी। तो ये स्टडी मटेरियल की 5 हेडिंग से आपको यही लिख के आनी है एप्लीकेशंस ऑफ वॉर में। कितनी एप्लीकेशंस है वॉर की? टोटल 5। फिर से आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। टू मेजर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन एनी इन्वेस्टमेंट, दूसरा है परफॉर्मेंस अप्राइजल, तीसरा था अपना असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट इन बैंक, चौथा था अपना डिसाइडिंग ट्रेड स्ट्रेटेजीज, और पांचवा था फिक्स लिमिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स डीलिंग इन फ्रंट ऑफिस ऑफ ट्रेजरी। तो ये 5 एप्लीकेशंस याद रखनी है। फिर अपन आ जाते हैं सिर्फ इस चैप्टर के एकमात्र प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे कि ये वॉर कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एट रिस्क। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज आप करेंगे ना, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे और फिर थ्योरी पे जाएंगे। तो देखिए, वॉर कैलकुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली है वॉर ऑफ सिंगल पोजीशन, यानी अगर आपने एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो मेजर करना। तो देखिए, वॉर का फॉर्मूला क्या है? एक्स का मतलब है कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उस स्टॉक में, इनटू जेड स्कोर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी डेज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन रिफ्लेक्ट करता है कि इन अ गिवन टाइम पीरियड आपका इन्वेस्टमेंट कितना मूव हो सकता है, यानी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हो सकता है। तो आप जब इन्वेस्टमेंट को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट या एवरेज लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालना है, तो आप उसको जेड स्कोर से मल्टीप्लाई करते हो ताकि आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस आ सके। और ये जेड स्कोर कहाँ से आएगा? फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन क्वेश्चन में जनरली ये आपको स्कोर की वैल्यू प्रोवाइडेड रहती है। अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से यूज करनी है। लेकिन आप 3 वैल्यूज याद रख लो, क्योंकि मैक्सिमम इन 3 वैल्यूज पे क्वेश्चन आता है, दैट इज 90%, 95% एंड 99%। तो इन केस अगर क्वेश्चन में नहीं भी दी है तो आपका टाइम बच जाएगा टेबल में देखने का, आप डायरेक्टली वैल्यूज यूज कर सकते हो। तो देखिए, मैंने जगह छोड़ी है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख सकते हैं 90% पे होती है 1.28, 95% पे होगी अपनी 1.65 और 99% पे होगी 2.33। ये Z की वैल्यू है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। नॉर्मली प्रोवाइड रहती है क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो इन 3 वैल्यू पे बेस्ड होगा। 99% गारंटी है, 100% तो नहीं दे सकते सर। तो ये 3 वैल्यूज याद कर लीजिए।
तो जब आप इस z स्कोर को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल लॉस आ जाएगा। तो ये हुआ आपका वॉर ऑफ टी डेज, यानी आपको एक गिवन टाइम पीरियड में कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकालोगे टी डेज का? देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी डे इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन डे इनटू अंडर रूट टी। ये इनटू है, इनटू अंडर रूट टी। ये फॉर्मूला इसलिए बिकॉज आपका जो वेरिएंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड से। यानी अगर आप वेरिएंस यूज करते हैं ना टाइम पीरियड का, तो इट इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ वन डे इनटू टी। तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे ना, तो इसका अंडर रूट लेते हो, तो वेरिएंस ऑफ टी डे का अंडर रूट हुआ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी डे। इट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन डे इनटू अंडर रूट टी। इसलिए ये फॉर्मूला है। तो आप अपने वॉर का फॉर्मूला रिवाइज भी कर सकते हो। देखिए कैसे, वॉर ऑफ टी डेज इज इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी डेज होना था, तो उसको मैंने स्प्लिट कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन डे इंटू अंडर रूट टी में। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, अब आप इतना वाला, ये क्या फॉर्मूला होगा? वॉर ऑफ वन डे, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट टी से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछे कैलकुलेट वैल्यू एट रिस्क फॉर से 10 डेज एंड 100 डेज। तो आप एक सिंपल सा काम करोगे, आप सबसे पहले वॉर निकाल लो एक दिन का, फिर उसको अंडर रूट 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला पार्ट सॉल्व, फिर उसको अंडर रूट 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा पार्ट सॉल्व। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है एक दिन का 2%। आपको वॉर निकालना है 10 डेज का और वॉर निकालना है 100 डेज का। आपका कॉन्फिडेंस लेवल है 99%। तो अपन वैल्यू एट रिस्क कैसे निकालेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन भी। देखिए सॉल्यूशन कैसे करोगे, आप निकालोगे वैल्यू एट रिस्क ऑफ वन डे। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे और सारे टर्म को एक्सप्लेन कर दोगे। सिंपल है, एक्स का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, जेड स्कोर का मतलब क्या होता है, फिर सारी वैल्यूज पुट करोगे। तो वॉर ऑफ वन डे इज इक्वल्स टू 10 लाख। अब 99% पे z की वैल्यू क्या होगी? 2.33, मैंने अभी लिखाई थी। तो 2.33 इंटू 2% अपना एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो आपका वॉर क्या आया? देखिए तो ये आ गया आपका 46,600। तो ये एक दिन में जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है वो आया आपका। तो आप फिर अब वॉर ऑफ 10 डेज कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे 46,600 यानी वॉर ऑफ वन डे इंटू अंडर रूट 10। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 1,47,362। सिमिलरली आप अंडर रूट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 डेज का वॉर आ जाएगा। तो सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, आपका आंसर आने वाला है। तो क्या है मेन फॉर्मूला? वॉर ऑफ टी डेज इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी डेज। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है टी डे का? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन डे इंटू अंडर रूट टी। फिर आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट द वॉर ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपके पास मेजरली 2 स्टॉक्स रहते हैं, 2 स्टॉक का पोर्टफोलियो देंगे। तो इसमें वैल्यू एट रिस्क कैसे निकालोगे? आप लोगे वैल्यू आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे जेड स्कोर से जो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो देखिए क्या फॉर्मूला होगा? एक्स इंटू जेड स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। और 2 स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? अपन ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में किया है। इट इज कैलकुलेटेड एज वेट ऑफ ए स्क्वायर into variance of A plus weight of B stock into variance of B plus 2 into weight of A into weight of B into covariance AB।
और इसको कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस ए बी को आर इंटू रिस्क ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ बी, ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, ये अपन ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काफी बार किया है। तो आप ये वाले फॉर्मूला से रिस्क निकाल सकते हो पोर्टफोलियो की, और फिर जब उसको वॉर के फॉर्मूले में लगाओगे तो आपके पास वैल्यू एट रिस्क आ जाएगी पोर्टफोलियो। आप इसकी जगह पे एक सिंपल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अगर ये सारी कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी है या फिर ये इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट वॉर ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वॉर ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू वॉर ऑफ ए स्टॉक इंटू वॉर ऑफ बी स्टॉक। तो दिस इज सिमिलर टू आर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अपने रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला भी लगभग सिमिलर है, सिर्फ एक डिफरेंस है, इसमें वेट्स कंसीडर किए हैं। देखिए राउंड कर रहा हूं मैं, ये वेट्स कंसीडर किए हैं, सिर्फ आपके वॉर के फॉर्मूला में वेट कंसीडर नहीं होते हैं। और इसका रीजन क्या है कि जब आप रिस्क निकालते हो पोर्टफोलियो की तो वो परसेंटेज टर्म्स में आती है, इसलिए अपन वेट यूज करते हैं। लेकिन यहां पे जो ये आएगा ना, ये एब्सोल्यूट टर्म में आएगा, इसलिए अपन वेट्स यूज नहीं करते। तो आप सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हो, सिर्फ वेट्स हटा दिए। तो वॉर पहले स्टॉक का उसका स्क्वायर प्लस दूसरे स्टॉक का वॉर उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू वॉर ऑफ ए इंटू वॉर ऑफ बी इंटू आर, सिर्फ वेट हटाए। तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट द वैल्यू एट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपने वैल्यू एट रिस्क का, ये इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ वॉर, ये अच्छे से करना है अपने को। चलिए यहां जाके अपना रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर खत्म होता है। चलिए अब अगले पार्ट में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।